वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, सेंट्रल को हो या स्टेट से, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। कुछ सुधार किए गए थे जिसमें लाइव क्लासेज हम लोग करने का प्रयास किए थे सॉरी। तो बहुत से प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को हो रहा था, पुनः हम उसी वर्जन में आए हैं रिकॉर्डेड क्लासेज में। जब स्मार्ट क्लासेज चलाई जाएगी उसमें फिर हम लोग लाइव पुनः आएंगे। और कुछ आप लोगों से वादा किया गया था कि जब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वीकेंड के बाद से, तो एक 2 प्रश्नों का सीरीज, 3 प्रश्नों का सीरीज पहले आप लोग को दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे न्यूज़ को कवर करेंगे ताकि आप लोगों का पीटी फैक्ट चीज़ों को कवर किया जा सके। और मेंस की हुई चीज़ों के लिए अब आप लोग को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अभी हम लोग बीपीएससी और यूपी पीसीएस का आंसर राइटिंग का भी सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप लोग जरूर शामिल होइए, जितने लोगों को चाहिए तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आईएएस का, और उससे आप जानकारी प्राप्त कर सके या हमारे टेक्निकल टीम को आप कॉल बैक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या इसमें स्पेशल है इन सब चीज़ों को लेकर। उससे पहले 2 प्रश्न का सीरीज है, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा, ताकि देखिए किसी प्रकार की बेईमानी आप लोग करते हैं तो होगा क्या कि इससे आपको प्रॉब्लम होगा कि कैसे आपको प्रश्न को चयन करना है, किस प्रकार से प्रश्न टॉपिक में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देखिएगा। तो एक प्रश्न है, पहले निम्नलिखित में किस भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया। यह यूपीएससी के 2015 के प्रश्न है पीटी का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बनारस की जड़ी वस्त्र एवं साड़ी के संदर्भ में बात की गई है, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू, नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो इसका मतलब आज जीआई टैग से हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के मेंस में आप लोग का जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू टॉपिक है वो जीआई टैग से होने वाला है। तो जीआई टैग से संदर्भित प्रश्न आपको पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद क्रिएट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा निर्धारित किया बनाया जाएगा, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। फिलहाल धीरे धीरे आप लोगों की आदत हो जानी चाहिए और इसकी ईमानदारी के साथ उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कितने सही उत्तर का चयन करिए। केवल ए, ऑप्शन बी में 2 और 3, केवल 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट है आपको 1, 2, 3, अर्थात जीआई टैग में कौन से आपको उत्पाद है जो जीआई टैग जिनको प्राप्त हो चुका है, अर्थात 2015 का रिपोर्ट है ये प्रश्न है। तो 2023 में प्रश्न पूछेगा तो जितने भी जीआई टैग भौगोलिक संकेतक उसको भी शामिल कर सकता है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न के अनुसार उत्तर कौन सा ये बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन और है आपको, भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, हालांकि संशोधन बाद में हो चुके हैं, 2003 के बाद से भी संशोधन हुए, किसके दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह प्रश्न 2018 के यूपीएससी में पूछा गया है। तो आप इसे भी बताइएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार और विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन। तो ये किसके संदर्भ में है, आप इसका उत्तर जैसे ही प्रश्न खत्म होता है उसको देने का प्रयास कीजिएगा। जैसा ही नहीं कि पूरा एनालिसिस वीडियो करा दिया जाए उसके बाद देने। आप चीज़ों को सीखिए, सही हो या गलत हो अलग मैटर है, ठीक ना। पहले प्रयास कीजिए सीखने का, क्या चीज़ें प्रश्न पूछी जाती है, क्या जो पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है, स्टडी आप लोगों को कराया जा रहा है, क्या वो शामिल किया जा रहा है या नहीं, आपको वो यूज होगा या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग न्यूज़, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उस पर चर्चा करते हुए उस टॉपिक पर आएंगे। इंड में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए, कल नेपाल में एक हादसा हुआ है, बहुत दुखद रहा हादसा। तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ों पर न्यूज़ एनालिसिस नहीं किया जाता है, पर क्या कीजिएगा, समस्याएं विकट है हमारे साथ। तो इसमें देखिए ब्लैक बॉक्स की चर्चा होगी, उसको ढूंढा जाएगा भी, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इस प्रकार के जो राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई जो दुर्घटनाएं है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन हाल में हुए। भारत सरकार इसके संदर्भ में जो इस प्रकार के घटनाएं होती है उसके लिए क्या फर्स्ट स्टेज प्रिकॉशन रखता है,
किस प्रकार से नीतियां उसके लिए, ये सब सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि देखिए इसके लिए मैं नोट्स आपको दे दूंगा, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ी इसमें बातें नहीं करनी है। इस प्रकार के न्यूज़ पर एनालिसिस मुझे उचित नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर। मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आपको की नोट्स जो पेपर दिया जाता है उसमें, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए जोशी जोशी मठ लगातार चर्चा में है। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में जो बातें होती हैं उसमें जोशी मठ लगातार आपको चर्चा में है। तो इससे संबंधित एक बहुत अच्छा लेख नीचे है, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। हालांकि कल का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो अंडरलाइन पेपर आप लोगों को दिया गया था ग्रुप में, उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी, वहाँ बातें की गई थी। हालांकि उससे पहले जब हुआ था घटना उस पर मैंने चर्चा किया हूँ, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, नीचे हम इस पर न्यूज कवर करेंगे जहाँ आर्टिकल के संदर्भ में इसकी बातें की गई है। अब देखिए वनडे पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। वनडे के इतिहास में सबसे बड़ा जीत सीरीज आप लोगों को भारत जीता है और एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पीटी फैक्ट में आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस यूपीएससी में आपको किसी भी संदर्भ में पूछा जाता है, टैगलाइन जोड़ के पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं करंट अफेयर्स में ऐड करके, क्योंकि इस प्रकार की उपलब्धियां हमेशा प्रश्न के दायरे में आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा श्रीलंका के तीसरे वनडे सीरीज में यह किया गया, 370 रन का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले न्यूजीलैंड का था यह रिकॉर्ड 2008 के संदर्भ में, तो वो कितने रन से हराया था, वो 290 रन का सबसे बड़ा स्कोर था, जिसे उसने आयरलैंड को हराया था और उसके संदर्भ में अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इसे याद रखिएगा, भारत श्रीलंका को हराया कितना रन से, 370 रन से। न्यूजीलैंड उससे पहले किसको हराया था, आयरलैंड को 290 रन से। और ये कब था, 2008 में, ये 2023 में। बस इतना याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। और इसमें याद रखिएगा कि इससे संदर्भित आपको चीजें पूछ सकता है, जैसे श्रीलंका कितनी टीम आउट हो गई थी 73 पे, ये सब पीटी फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। ये सब चीजें बार बार रिवाइज नहीं कराई जाती है, आप लोग जानते ही हैं। इस पर एक बार नजर डालिए, इस पर रिकॉल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत सी चीजें हुई हैं, मैंने हाल ही में आप लोग को बताया था। देखिए फिर एक इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, डाटा एक, अगर आप लोग डाटा एनालिसिस करना सीख गए, डाटा का इनपुट करना सीख गए, और डाटा का कैसे हम लोग को भविष्य के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रश्न उत्तर दे सकता है डाटा, ये सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल सेट करता है ये डाटा। देखिए आपको मैंने नई दिल्ली जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और जो उपराज्यपाल है, तो इसके संदर्भ में पहले भी मैंने चर्चा किया, तो प्रीवियस जो वीडियो में आप लोग देखिए उनकी शक्ति क्या है, उससे संदर्भित चीजें क्या है, सभी पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए प्रीवियस ये वीडियो को देख लीजिएगा। 2022 का आपको प्लेलिस्ट बना होगा यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाके आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2022 कर लीजिएगा सर्च, वहां पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहां पर उपराज्यपाल और चीजों को दिया गया है। तो उन विवादों को ध्यान में रखिएगा अपने बैकग्राउंड में, उसमें कुछ चीजों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ बात की गई, देखिए डाटा के साथ अत्यारोप प्रत्यारोप चल रहा है दोनों, जो दिल्ली सरकार और राजनिवास जो है उपराज्यपाल, उनके छिड़ी है आधिकारिक जंग, जिसमें आरोप प्रत्यारोप सिलसिला जारी है, परियोजनाएं रोकी जा रही है, लटकाने का फाइल, ये अब सब विवाद है, ठीक ना। अब डाटा यह कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 239A4 के तहत लगभग 2947 प्रस्ताव स्वीकृत की गई है, भारत सरकार को वापस भेजा है। अर्थात आपको है ना कि जो उपराज्यपाल है स्वीकृति देकर कम से कम इतनी फाइलें तो भेजी हैं, कुछ फाइलों को स्वीकृति नहीं मिली, उनके किसी न किसी खामी की वजह से रोका गया है। अब वो कुछ खामी हो सकता है, मैंने आप लोगों को राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 200 और 201 स्पष्ट किया हो ना पॉलिटी की क्लास में, वैसे ही इनके भी संदर्भ में बातें किया था जिस दिन उपराज्यपाल दिल्ली पढ़ा रहा था, बताया था आप लोग को 239AA के संदर्भ में क्या क्या उनकी शक्तियां प्राप्त है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो चीजें देखिए, बात यहाँ समझने वाली है ना कि आप मौखिक रूप से क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रक्रियागत या संवैधानिक रूप से आपने क्या गतिविधि की है। तो संवैधानिक गतिविधि यही है कि फाइलें गई हैं उनके पास, राज्यपाल के पास, उन्होंने स्वीकृति दी गई है। और देखिए डाटा के साथ 2017 से 2022 तक दिल्ली सरकार के द्वारा कुल लगभग 18,900 फाइलें भेजी गई, 17 से लेकर 2022 के अंत तक की बात हो रही है। जबकि 18,000 फाइलें स्वीकृत कर दी गई, जिसमें 18,000 देखिए 89 में लगभग आपको 106 फाइलें, पूर्व की भी फाइलें यहाँ पर आपको स्वीकृति की गई है। जो पेंडिंग होगा उसमें ध्यान रखिएगा, भेजा है दिल्ली सरकार ने 1889, पर यहाँ पर 1800 आपको 6
18,106 फाइलें स्वीकृत की गई, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, 7 फाइलें अतिरिक्त रही होंगी कभी पूर्व की, उनको भी फाइलों को स्वीकृत किया दिया, अर्थात 100% से अधिक फाइलों को यहाँ पर स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार 2017 से लेकर 2018 तक देखिए यहाँ पर 626 फाइलें, 2019 से 22 तक 609 फाइलें। तो यहाँ देखिए कारण है, कारण रोकी गई है, तो यहाँ किसी न किसी कारण के कारण रोकी गई है, ना कि ऐसा समझिएगा यहाँ पर कि चीजें ऐसा आपको समझने के लिए कि कोई प्रतिरोध करना चाह रहा है या किसी प्रकार संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न करना चाह रहा है। जो प्रक्रिया से बड़ी कोई चीज तो नहीं ना है, संवैधानिक प्रक्रिया से भाई, संविधान से बड़ा तो कोई है नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या कोई भी नहीं है। उसकी प्रक्रियागत में आपको मैंने क्या बताया था, याद होगा पॉलिटिकल क्लास में सत्ता और सत्ता का अभ्यास का कॉन्सेप्ट समझाया था। टर्मोलॉजी यहीं पर है, यह समझिएगा, टर्मोलॉजी यही यूज हो रहा है जो सत्ता और सत्ता का अभ्यास के क्रम में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये समस्या समझने की जरूरत है, उसको कैसे हम संवाद के स्तर पर लाए। अब देखिए मैंने टॉम और जेरी का ये कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं, टॉम एंड जेरी जैसे कॉन्सेप्ट हर प्रशासन में, लोक प्रशासन में जाइएगा पढ़िएगा, टॉम एंड जेरी थ्योरी पढ़ाया जाता है। वहां पर टॉम एंड जेरी थ्योरी में यह बोला जाता है कि अगर हम संवैधानिक संस्थाओं को इस प्रकार चूहे और बिल्ली के खेल में अगर फंसा के रखते हैं तो उसका मार्जिन क्या होता है, जनता पर प्रभाव पड़ता है, और जनता को इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो समझ विकसित होनी चाहिए वो नकारात्मक होने लगती है। अब मान लीजिए देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने जगह सही हो सकते हैं, अब सक्सेना जी भी अपने जो उपराज्यपाल वो भी अपने जगह सही है, इसके बीच में क्या समस्या उत्पन्न होगी, लोकतांत्रिक संदर्भ में जनता का जो विश्वास है वही कमजोर होगा ना अंत में जाके। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले, आपके व्यक्तिगत हित क्या है, व्यक्तिगत हित दोनों के क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके राजनीतिक पॉलिटिकल पावर, विल पावर क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंट ये है संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में समान धारणा बनी रहे, इसके लिए दोनों चीज, अरे ये आरटीआई थ्रू, आरटीआई से भी प्राप्त किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो दूध का दूध पानी का पानी भी तो किया जा सकता है ना। पर देखिए समस्या ये समझिएगा, समस्या ये है ना कि उसी चीजों को समझाने और समझने का तरीका अलग होना चाहिए। अब लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री उनको लगता है कि ये समस्याएं हैं, तो समस्या के लिए आप बी सक्सेना के साथ जाइए, उनसे एक समान वार्ता तो करिए। वार्ताएं किए हैं वो असफल हो गए, लगातार फिर जाइए, क्योंकि आपका हक है, उनका भी हक है कि आपको समय दे उसके साथ चीजों। अब बहुत से चीजें देखिए हमारे देश में तो ऐसा भी हुआ है ना कि आपको याद है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो भी संसद की कार्रवाई होगा, है ना, जो भी फाइलिंग होगा, जो भी संसद पर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वो मंत्री परिषद से अपना रिपोर्ट ले सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, आपको मंत्री प्रमुख होता है, पीएम होता है। तो पीएम को यह होना चाहिए ना अधिकार की जो राष्ट्रपति जब भी ये फाइलिंग मंगाए तो पीएम को जाना चाहिए। तो हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया है कि भारत सचिव को, जो है ना, भारत के जो सचिव होते हैं उनको अपने बिहाफ में भेज दिया। तो क्या राष्ट्रपति की संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन नहीं हुआ? तो ऐसे यहाँ समझिएगा, अगर आपको लगता है कि हमारे देश में इस तरीके से कार्य करने से संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होती है तो बेशक करिए, अगर नहीं तो देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जनता के उन सभी आकांक्षाओं को रखने का पूरा हक है, और संवैधानिक संस्थाओं पर जो बैठे लोग हैं उसको संरक्षण करने का अधिकार है, तो वो भी अपने स्तर पर करेंगे। तो समस्या यह समझने की जरूरत है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी को अपनाइए और कुछ हितों के संदर्भ में चीजों को करने की जरूरत है। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, डाटा कहीं भी फुट कर सकते हैं आप लोग, अगर राज्यपाल उपराज्यपाल के संदर्भ में विवाद आए तो इसके लिए चीजों को कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए बहुत सी मुद्राएं प्राप्त हुई है, प्राचीन समृद्ध और गौरवमय अतीत के बारे में बताता है। देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया एक संस्था है, वहां पर दिल्ली के मुद्रा उत्सव में भले ही बेशुमार प्राचीन सिक्कों जमकर सौदेबाजी हो रहा है, अर्थात खरीदी जा रही है, बेची। बहुत से प्रेमी होते हैं ना, सिक्का प्रेमी, वो खरीद बेच रहे हैं। तो उसमें कुछ सिक्के की चर्चा हुई, याद रखिएगा। तो उसको याद रखना, जैसे 21 महाजनपद थे हमारे, तो कौन कौन 21 महाजनपद है, तो आप फटाफट उसकी जानकारी आप क्या देना है, की नोट्स में आपको बना के देना यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, और आपको जो युक्ति आई इसका जो कम्युनिकेशन ग्रुप है वहां पे भी सेंड कर सकते हैं इसके 21 महाजनपदों की संख्या। प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत में 21 महाजनपद कौन कौन से थे,
इसकी चर्चा कहाँ कहाँ, 21 महाजनपदों की चर्चा किस किस ग्रंथ में या आलेख में या किसी भी पत्र में प्राप्त हुआ है, उसको आप लोग बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना आप लोगों को है उसकी राजधानी कौन कौन सी थी, ठीक ना। अब भौगोलिक रूप से किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कौन मध्य क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्व के क्षेत्र में, कौन मध्य के क्षेत्र में, कौन दक्षिण के क्षेत्र में, कौन सीमा प्रांत के क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको बताना है। ये कर लीजिए कवर। हिस्ट्री का एक टॉपिक यहाँ से आता है महाजनपद, वहां से आपको चीजें कवर की। हिस्ट्री की क्लास में सर ने, जायसवाल सर ने कवर किया है, तो मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। चलिए और आंसर दीजिए। देखिए समस्या ये है ना कि आंसर देने का प्रयास कीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं केवल दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देखते हैं, सुनते हैं। मुझे कुछ लोगों का कॉल विगत 2 दिनों से आया है, लगभग 10 से 12 कॉल ऐसे आए हैं ना, मुझे तो लगा कि नहीं समस्या आप लोग के, समस्या ये है ना कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, एग्ज़ाम को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है अपने अध्ययन अध्यापन के लिए। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझे। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि मैं आप लोग सर आपको है ना जुलाई से आपका न्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ ने स्टूडेंट बोला कि सितंबर से देख रहा हूँ, पर उन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग शुरू नहीं किया। उसके लिए ये सवाल जवाब करें कि आंसर राइटिंग मैं कैसे करूँ सर, तो इसका मतलब आपने युक्तियाइज का कम्युनिकेशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा या युक्तियाइज को डाउनलोड नहीं किया होगा, जिसके वजह से आपको ये चीज़ें नहीं पता, या तो पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, आपको लगता है फास्ट एंड फॉरवर्ड करके हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, या पेपर में अंडरलाइन किया उसको हम देख के कवर कर लेंगे। देखिए एक तरफा, कभी मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, एक तरफा तैयारी मत कीजिए, नहीं तो आपका अपना भी समय वेस्ट कीजिएगा, समय वेस्ट कीजिएगा और आप आने वाले कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होइएगा कि रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हो रहा है। जब आपको हमारी टीम युक्ति आईएएस का जो टीम है, आपको सारे प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्वेश्चन एनालिसिस कराया जाता है, क्वेश्चन पीटी के आपको यूट्यूब पर फिर ऐप के सारे प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, वहाँ चेक किया जाता है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग जब किया जा रहा है उसकी भी चेक होती है समय समय पर, जाके पहले तो देखिए। तो इन अवसरों का लाभ नहीं लीजिएगा तो क्या कीजिएगा। अब चीज़ें समझते हैं कि आपको ये चीज़ें कर लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करिएगा तो देखिए समस्या आपके साथ है, ठीक ना। तो समस्या का समाधान आपको ही ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए केवल मेहनत है। कुछ स्टूडेंट ने बोला सर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस नहीं कराया जा रहा है, इसका मतलब आपने लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किया है, ये एक्टिविटी आपको नहीं पता चल रहा है, आपने यूट्यूब का जो बेल आइकन वो भी नहीं दबाया होगा, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रहा है कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हो रहा था कि या नहीं हो रहा था। तो समस्या सोच के देखिएगा, समस्या आप लोग किस स्तर पर जाके कर रहे हैं, उसके बाद सिलेक्शन चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों पर बातें करता हूँ, देखिए किन्हीं को इस शब्द से बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लगेगा, पर समस्या यह है ना कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से रुक सकता है, उसके लिए आपने पूरा है ना मैदान तैयार रखा है। सिलेक्शन ना हो उसके लिए पूरा मैदान तैयार रखे हुए, ठीक ना। आप उन मैदान में ना अपने शस्त्रों को स्थापित कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए चलिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई बात नहीं। तो 16 महाजनपद की बात हो रही थी, विभिन्न सिक्कों में पहली बार आम जनता के लिए पेश किया गया है। तो उसमें देखिए 3 जनपद महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। सभी महाजनपदों 16 में से बहुत से जनपदों की जो सिक्के आसानी से प्राप्त हो जाए, लेकिन वत्स, कलिंग और कुंतल, ये 3 ऐसे जनपद थे जिनमें काफी सिक्के दुर्लभ है, अर्थात इनका दुर्लभ सिक्का, जो सिक्का होता है ये प्राप्त नहीं हो पाता, इसके लिए दुर्लभता स्थित होती है। तो ध्यान रखिएगा। और मौर्य और मगध और मौर्य प्रशासन के भी सिक्के आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो जो हमें नहीं प्राप्त होगा आसानी से, वही दुर्लभ हुआ ना। जैसे यूपीएससी क्रैक करना बहुत दुर्लभ है, कुछ खास लोगों के नसीब में होता है, तो ये दुर्लभ है। अब स्टेट पीसीएस का एग्जाम उससे कम दुर्लभ है, और भी एग्जाम जो उसके लेवल नीचे जाइए तो उसके दुर्लभता की कमी कम हो जाता है, दुर्लभता का स्तर। तो इसी तरह समझिएगा यहाँ भी कि जो चीज़ें दुर्लभ उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह 3 का नाम याद रखिएगा, 3 के बारे में सारे हिस्ट्री को कवर कर लेना, और हिस्ट्री की क्लास में सब चीज़ें कराई गई हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी में कॉपर और सिल्वर के, अर्थात तांबा और सिल्वर की मुद्राएं बनाई जाती थी, प्राप्त होती है,
और साथ ही साथ याद रखिएगा अंग जो जनपद था उसमें सिक्के कॉपर के बनाए जाते थे, बाकी अन्य जनपद के सिक्के जो थे सिल्वर के, चांदी के थे। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अंग जनपद का सिक्का किस रूप से था, कॉपर, सिल्वर, सोना, सीसा, कोई भी डाल सकता है। तो प्रश्न यहाँ से बहुत उभरेंगे, जैसे सीसा का प्रथम सिक्का किस राजवंश के द्वारा बनाया गया, सोने का अधिक प्रथम सिक्का किस राजवंश के द्वारा बनाया गया, या किस राजा से भी पूछ सकता है, सर्वाधिक सोने का सिक्का किस साम्राज्य में जारी किया गया। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देखिए, मेरे मित्र के द्वारा बहुत ज्यादा हल्ला किया जा रहा है, पड़ोसी में मित्र एक हमारे हैं, क्या बोला जाए। जल्दी हम लोग स्मार्ट फॉर्मेट हमारा जो साउंड प्रूफ रूम होगा, थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद मौर्यकालीन शासन के बाद विदर्भ में भद्र और मित्र के आसान का जो शासन काल था उसके स्थानीय सिक्कों में अपना नाम अंकित कराया गया। तो ये भी आपको प्रश्न, ये सब चीजें याद रखना है। राजा नाम, जो सिक्कों का राजा का नाम हुआ करता था ब्राह्मी लिपि में होता था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो महाजनपद काल में सिक्कों का नाम होता था, सिक्कों पर जो नाम हुआ करता था अंकित, उसकी किस लिपि में होता था, ब्राह्मणी में या भी और भी लिपि आपसे पूछी जा सकती है। तो एक प्रश्न बताइएगा उत्तर कि वर्तमान में जो हम लोग लिपियां पढ़ते हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कितनी लिपियों की चर्चा की गई है, कौन कौन सी लिपि है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, या तो कम्युनिकेशन ग्रुप जो बना हुआ है। अब 16 महाजनपद का याद रखिएगा, यहाँ नाम दिया हुआ है, उसे भी आप लोग कवर कर लेना है। जैसे कौशल राजवंश, पंचाल राजवंश, विदेह, मत्स्य छेदी, मगध, गंधार काफी ख्याति प्राप्त थे, जहां पर शिल्प कला और व्यापार का प्रमुख आकर्षण का केंद्र था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, सारे 16 महाजनपद आपको याद होने चाहिए। वर्तमान में उसके क्षेत्र कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी आते हैं ना, तो वहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है, चलिए, तब तक आप लोग क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि क्या इससे हो, इससे यह उपलब्धता हो सके कि आप लोग हम लोग एक्टिव तरीके से देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आ जाइए नीचे जी। कुछ संस्थाओं का नाम आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा, शायद इसमें पीटी से कहीं प्रश्न पूछ दे, उससे अतिरिक्त नहीं। जैसे वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में आप लोग गूगल सर्च करके केवल इसके फॉर्मेशन को देख लीजिए, कब इसे दर्जा दिया गया है, कब इसके अध्यक्ष कौन है, इसके गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ। इसी प्रकार केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि ये सब गूगल सर्च भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, समस्या तो होगी नहीं, बाकी जो चीजें हम लोग कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, वेट करेंगे। देखिए, आर्मी के बारे में बहुत नेगेटिव बातें बहुत से लोगों के द्वारा की जाती रही है कि आर्मी सेना जम्मू कश्मीर में या तो उन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे काम करती है, उत्पीड़न करती है लोकल आदमियों के साथ, बहुत सी चीजें अपने न्यूज में सुनते होंगे ना। तो चलिए, एक चीज आप लोग यहाँ देख लीजिए कि यह भी जो है ना कार्य सेना के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिससे सामाजिक समरसता विकसित हो सके और लोगों का है ना विश्वास हो सके सेना और उसकी विभिन्न संस्थाओं पर। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, अभी आप जान रहे होंगे ना कि कश्मीर में बर्फबारी चल रहा है, जम्मू या उसके आसपास के क्षेत्र जितने हैं वहां पर बर्फबारी चल रहा है, लगातार वीडियो आप लोग देखते होंगे। उसी में देखिए, कल ऐसी घटना घटी जिसको आप लोग को जरूर जाननी चाहिए एक नागरिक के तौर पर। एक जब भी प्रश्न पूछे सेना के अच्छे कार्यों को दर्शाना है, बताना है, तो ये राहत कार्य के संदर्भ में तो बड़े विस्तृत तौर पर तो हुआ है, किया ही जाता है, पर छोटे स्तर पर जो किए गए कार्य हैं ज्यादा असर देते हैं। अब मान लीजिए जो ये कार्य किया गया उसके बाद असर क्या होगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो देखिए, रामबन जिले में मंगल इलाके में गर्भवती थी, जिनको है ना सेना ने एक दल ने कंधे पर उठाकर करीब 5 फुट मोटी बर्फ में, याद रखिएगा 5 फुट मोटी बर्फ में, और आदमी का हाइट अमूमन अगर मान लीजिए 5 से 6 फीट 7 फीट 5 फीट और 5.5 फीट के आसपास अमूमन होता है। अगर किसी सेना की बात है 6 फीट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सोच के देखिए, 5 फीट का लंबी बर्फबारी पड़ी हुई है,
उसमें क्या है, उसमें आपकी सेना जा रही है एक महिला, गर्भवती महिला को लेकर, और कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। अब वही सोच के देखिएगा, वहीं कुपवाड़ा जिले में टंगनार इलाका जो है, गर्भवती महिला खराब मौसम में बड़ी मुश्किल से एयरलिफ्ट किया गया, श्रीनगर पहुंचा गया। अर्थात देखिए यहाँ पर इनका घर यहाँ है, यहाँ से 14 किलोमीटर जाता है एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर जाता है। तो इस दूरी को तय करने के लिए ना उनको ना लेके गया, कंधे पर लेके ले जाया जा रहा है। देखिए चित्र में भी आप लोग समझते होंगे, देख रहे होंगे। यहाँ पर समस्या ये है ना, किसी महिला को इस स्तर पर या किसी नागरिक को इस स्तर पर जाकर कभी भी सेना मदद करती है ना, तो उससे सकारात्मक है ना बदलाव देखने को मिलते हैं। जनता को है ना अपनी संस्थाओं पर है ना गर्व होता है कि हमारे लिए समस्याएं किस रूप से वो कर रहा है, समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहा है। केवल गोली बारूद से ही नहीं, आतंकवादी को रोकने का काम नहीं कर रहा है, वो इस प्रकार के जन कल्याण के लिए भी बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। देखिए ये लोकल पुलिस की होनी चाहिए थी ना, लोकल पुलिस, पर लोकल पुलिस इस विषम परिस्थिति में चलने में सक्षम नहीं होगी, तो सेना को बुलाया गया। और देखिए क्विक रिस्पॉन्स देखिएगा, तबीयत खराब हुई महिला की, क्या नाम है, कुलसुमा अख्तर, और उनके पति जो है मुख्तियार अहमद जो है, उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण क्या करते हैं, वो अपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरपंच, उसको बताते हैं, और वो क्या करते हैं, सरपंच सेना की मदद मांगते हैं। सोच के देखिए, लो से हाई अथॉरिटी तक जाने में कितना समय लगा, कुछ समय नहीं लगा। इससे क्या होगा कि लोगों में विश्वास कायम होगा कि हमारे संस्थाएं कैसे काम करती है। तो इस प्रकार का काम कहीं भी, मान लीजिए एक बाढ़ आया था, याद होगा मुझे, वो वीडियो में देखा हूं, केरल में बाढ़ आया था, तो किसी महिला के द्वारा सेना का पैर पकड़ा गया, क्यों, और रोती हुई पकड़ी गई, रो के उसके सेना के पैर पकड़ रही थी, और उनको है ना शुक्रिया अदा कर रहे थे, मेरे जीवन को बताया था। वो मार्मिक वीडियो आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से लोग है ना चीजों को समझते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं में अगर उन्हें बचा दिया जाए किसी भी हद तक जाकर, तो हम है ना उसके लिए एक कृतज्ञता जाहिर करते हैं ना, समस्या यहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जम्मू कश्मीर में ऐसे चीजों को करना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर सीमा जो क्षेत्र है उस पर बहुत से डिस्प्यूट है, जिस पर मानसिक रूप से आप लोगों को चीजों को डाइवर्ट किया जाता है कि भारतीय सेना आपको क्या करती है, इसका हमेशा जनता का शोषण करती है, ऐसा चीजें आप लोग सुनने को मिलता होगा ना। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए बहुत बेहतर उदाहरण है, जो केस स्टडी के तौर पर उसे यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यूपीएससी, ये जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा। पेन का थोड़ा कलर चेंज कर दूं। देखिए पेपर 3 में यह आएगा, बौद्धिक संपदा जो है, बौद्धिक अधिकार संपदा है, जो WTO का ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स एक्ट है, उसके तहत जो चीजें की गई है। फिर GI टैग के संदर्भ में आपको ये टॉपिक पूछ सकता है, और बहुत ही लगातार प्रश्न आपको पूछा जाता है यहाँ से। देखिए 2 बार 2018 में, 2015 में प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। हालांकि देखिए बिहार के संदर्भ में बातें की गई, पर ये टॉपिक नहीं कवर हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि GI टैग को भी कवर कर दिया जाए आज। तो देखिए भौगोलिक संकेतक मिला है GI टैग, बिहार में बहुत से मिथिला है, मखाना है, सुपर फूड के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। इसे क्या GI टैग मिलने के बाद क्या हुआ, इसके उत्पाद जो है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से राज्यों देशों में, दुबई जैसे देश, इराक, ईरान जो भेजे जा रहे हैं, इससे लाभ कमाया जा रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा, ब्रांडिंग किया जा रहा है, बहुत सी चीजें की जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ सब चीज समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि मखाना कहाँ से प्राप्त होता है, इसे देख लीजिएगा। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये बिहार स्पेशल स्टूडेंटों के लिए है, या इतना डीपली जाकर ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पीटी फैक्ट मेंस इंटरव्यू और चीजों को क्या कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सब पीटी मेंस और इंटरव्यू और, तो इसमें बातें याद रखिएगा कि GI टैग उत्पाद होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी चाहिए ना, एक सेकंड, हाँ चलिए। GI टैग उत्पाद के संदर्भ में बातें, कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं जिनको GI टैग प्रदान किया जाता है, जैसे दार्जिलिंग का चाय, आप लोग नाम सुने होंगे। तो एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा, सबसे पहला भारतीय उत्पाद कौन सा उत्पाद है जिसे GI टैग दिया गया। वर्ष 2022 में आपको किस किस उत्पाद को GI टैग दिया गया, और किन किन GI टैग पर विवाद देखने को मिला है। ये 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा।
और यह गूगल सर्च में पहले भी बहुत जगह चर्चाएँ हो चुकी हैं, तो सब चीज़ों को देखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि मैं नया चीज़ आप लोग को कोई दे रहा हूँ, जिसे आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। इतना तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इतना तो सर्च करना ही होगा ना। मैं आप लोग को इंटरनेट डेवलपमेंट की बात करता हूँ लगातार, जो नए स्टूडेंट है जान लीजिए कि युक्ति आईएएस आपके इंटरनल डेवलपमेंट की बात करता है। आपको चीज़ें परोस के नहीं देगा, हाँ लो ये चीज़ है और इसको रट जाओ। इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप सर्च करना सीखिएगा। और आप लोग क्या महसूस करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या ये करने से आप लोग को लाभ मिल रहा है या नहीं लाभ मिल रहा है? सर्च कोई भी टॉपिक को सर्च करते हैं, कोई भी प्रश्न को सर्च करते हैं, लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि चीज़ें और भी लोग जान सकें। तो जैसे दार्जिलिंग का चाय, कांगड़ा चाय, कश्मीरी केसर, बासमती चावल, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, बहुत से नाम, फर्रुखाबाद प्रिंटिंग, लखनऊ जरदई या गोरखपुर का ताराकोटी मूर्ति। इसी प्रकार तंजावुर, गोरखपुर का टेराकोटा, देखिए टेराकोटा है, कश्मीर का अखरोट लकड़ी, नक्काशी चकहाओ आपको शामिल है, जो आपको यहाँ का होगा चखाओ, उत्तर पूर्वी राज्य का जो है। इसके संदर्भ में बहुत से जीआई टैग आप लोग को दिया गया है। तो ये सब चीजें क्या होता है, किस रूप से ये जीआई टैग देता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर याद रखिए 2022 में जून तक का आंकड़ा मैं आप लोग को दे दे रहा हूं। इसे याद रखिए, चेन्नई का भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री के द्वारा आपको नालंदा का 52 बुट्टी साड़ी, याद रखिए नालंदा बिहार का है, तो 52 बुट्टी साड़ी उसको दिया गया है। गया का पत्थर कट्टी शिल्प आपको उसे दिया गया है। हाजीपुर बिहार का चिनिया किस्म के जो केले हैं, चिनिया किस्म के छोटे छोटे केले होते हैं, इस केले को मुगल दरबार में भी भेजा जाता था, याद रखिएगा इस चिनिया केला को। जीआई टैग का प्रारंभिक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, अर्थात बिहार से जीआई टैग जून 2022 में से जल्द ही इसे भी जीआई टैग के रूप में मान्यता मिल जाएगा। याद रखिएगा 20वीं सदी में फ्रांस वो पहला देश है जिसने जीआई सिस्टम को शुरू किया है, और उसने अपने वाइन को यह सर्टिफिकेट सर्वप्रथम दिया था। आप जानते हैं फ्रांस जो देश है, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर वाइन जो शराब होता है, वाइन बहुत ही लोकप्रिय होता है। जैसे हमारे यहाँ दाल चावल होता है ना, या हम लोग सत्तू पीते हैं, या तो बहुत से पेय पदार्थ लोकल स्तर पर, वहाँ वाइन बहुत ही लोकल पेय पदार्थ है, जो वहाँ पर क्योंकि ठंड प्रदेश पड़ती है ना, तो वहाँ ये लोग बहुत ही सहज स्थिति से पीते हैं। तो वाइन को पहला जीआई टैग दिया था फ्रांस ने, तो याद रखिएगा। अब जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद कौन कौन से, इसे देख लीजिए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में चर्चा की गई है, तो मैंने यहाँ सभी का नाम यहाँ रख दिया, जैसे तिलकुट, बलसाही, बलूशाही, सभी का नाम यहाँ रख दिया। और जो भी स्टूडेंट है, जैसे यूपी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने स्टेट के जीआई टैग का नाम आप लोग गूगल से सर्च कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। अब एमपी वाले स्टूडेंट भी यही काम करेंगे, सभी स्टेट जो जो स्टेट से रिलेटेड है आप लोग अपना काम करें। झारखंड वाले स्टूडेंट झारखंड से कर लेंगे, ताकि आपके पास एक लिस्ट बना रहे। एग्जाम में कभी प्रश्न पूछे स्टेट लेवल का या यूपीएससी में प्रश्न पूछे, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी नाम कुछ दे सके, ठीक है ना। चलिए, अब भौगोलिक संकेतक याद रखिएगा क्या होता है। तो ये जीआई टैग एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विशेष विशेषताओं का वाले सामानों का पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात मान लीजिए यह क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के उत्पाद उत्पन्न होते हैं। वो किसी भी प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, मैं आपको श्रेणी बताऊंगा। वो उत्पाद जिस श्रेणी का जीआई टैग दिया था, उस श्रेणी में जैसे हो सकता है कपड़ा हो सकता है, भौगोलिक सामग्री हो सकती है, या किसी प्रकार खाद्य सामग्री हो सकती है, बहुत से वास्तुकला के संदर्भ में हो सकता है। तो ये सब चीजें दी जाती है। तो ये जो होगा ना, इस क्षेत्र का पहचान बनता है। हम उसी के नाम से उस क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए आप इसका नाम सुनते हो, नवेद्यम का नाम सुनते होंगे, नवेद्यम। तो नवेद्यम दो, तिरुपति का नवेद्यम और पटना का जो, पटना मंदिर का जो नवेद्यम है, हनुमान मंदिर का, वो नाम फेमस है, तो उनको किसके नाम से जानेंगे, नवेद्यम के नाम से। तो नवेद्यम का जो जीआई टैग होगा तो किसे प्राप्त होगा, या तो तिरुपति को या तो पटना के। तो इसी प्रकार से कुछ आपके क्षेत्र के भौगोलिक संकेतक है। मान लीजिए इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भौगोलिक उत्पाद है जो उस क्षेत्र का पहचान बनाए हुए है, तो इससे ही हम लोग जीआई टैग के रूप में जानते हैं कि उस उत्पाद के नाम पर उस क्षेत्र का विशिष्टता बढ़ जाए। हम होता है ना कि मान लीजिए आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसके नाम पर ही, आपके नाम पर, आपके काम पर ही आपके पूरे नाम का
प्रचार हो जाता है, वैसे ही मान लीजिए हम अभी सचिन तेंदुलकर का नाम जैसे ही दिमाग में आएगा, लता मंगेशकर का नाम आएगा, तो क्या हम लोग सोचेंगे ये संगीत की महासुर है, संगीत की महारानी इनको कहा जा सकता है, संगीत का देवी बोला जा सकता है, बहुत सा चीज इसको बोला जाता है। वैसे सचिन का क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। तो इनके इनके कार्य के बारे में हम लोग आकलन एक कर लेते हैं। वैसे ही जीआई टैग है कि जीआई टैग के बारे में जैसे ही मान लीजिए बिहार के बहुत से जीआई टैग की चर्चा की गई, या जैसे मगही पान, तो मगही पान इसका मतलब बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मगही पान मिलता है और बहुत से लोग मगही पान खाते हैं। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों के पान के वरीयता है, वर्गीकरण है। इसे आप लोग देखिएगा, समझिए। जैसे कड़कनाग हम लोग चर्चा करते हैं एमपी या छत्तीसगढ़ में, तो कड़कनाग मुर्गा के बारे में भी बहुत सी सब तो भौगोलिक पहचान के संदर्भ में से देखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, वस्तु और भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999 याद रखिए, 1999 याद रखिएगा। भारत के वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। पुनः वस्तु और भौगोलिक सूचक याद रखिएगा, पंजीकरण अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू किया जाता है, कुछ संशोधनों के साथ। ध्यान रखिएगा 1919 एक्ट के तहत, अर्थात 1999 एक्ट के तहत ही इसे जीआई टैग दिया जाता है। पर लागू कब होता है? 15 सितंबर 2003 में कुछ संशोधन होकर पुनः एक संशोधन आता है, उसके बाद इसे किया जाता है। पर याद रखिए जीआई टैग इसी एक्ट के तहत दिया जाएगा, 1999 का नोट यहाँ याद रखिएगा कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है या दिया जाता है, और समय समय पर अगर लगे कि 10 वर्ष से 10 वर्ष के लिए अतिरिक्त समय अर्थात 20 वर्ष के लिए भी किया जा सकता है, विशेष अनुग्रह पर, या उसके लिए विशेष कमेटी बैठेगी, उसके लिए चर्चा होगी। और प्रक्रिया क्या उसे मत जानिए, ठीक ना, उतना नहीं पूछता है, पर जो चीजें हैं आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, उनको हम लोग बात कर लेंगे। अब किन श्रेणियों में दी जाती है जीआई टैग, याद रखिएगा निम्नलिखित श्रेणियां, जिसमें कृषि उत्पाद आएगा, प्राकृतिक उत्पाद आएगा, निर्मित वस्तुएं आएंगी, कपड़ा आएगा, हस्तशिल्प आएगा, सामग्री है। ये जो श्रेणियां है ना, इसी में आपको जीआई टैग दिया जाता है। तो याद रखिए इन श्रेणियों को भी। चलिए उसके लाभ क्या होता है, जैसे लाभ होगा वस्तु का औद्योगिक बढ़ाव मिलता, महत्व को बढ़ाव मिलता है, देखना जैसे औद्योगिक बढ़ाव को मिल जाए। अब विदेश में मखाना जा रहा है, ऐसा नहीं कि मखाना पहले विदेश में नहीं जाता होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, पर ब्रांडिंग मिल जाने के बाद लोग सर्च करते हैं कहाँ पर मखाना आपको है, क्योंकि ये WTO से रेगुलेट भी होता है ना जीआई टैग। तो WTO के जो देश होंगे वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे आने वाले समय में, वो उनके देश के लोग सर्च करेंगे क्या है भाई मखाना, देख लेते हैं। वो लोग एक बार ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद मंगाएंगे तो अच्छा लगेगा तो फिर मंगाएंगे, इससे ब्रांडिंग होता है उत्पादों का, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट है उत्पादों के कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि इसका डुप्लीकेट लोग नहीं बेचेंगे, कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। उसके बाद उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग को अंकुश लगाया जाएगा, जो जो आपको इस प्रकार से रोका जाएगा, उसके डुप्लीकेटेशन का कानूनी प्रावधान संरक्षण दिया जाएगा। अब जीआई टैग संरक्षण अधिनियम 1999 है ना, उसके तहत बहुत से संरक्षण प्रदान किए जा रहे, कानूनी संरक्षण। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी, तो बहुत सी चीजें यहाँ प्राप्त होता है, लाभ होता है। इसी के बारे में बहुत सी चीजें आपको जैव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण मदद मिलता है। अब बहुत से ऐसा होगा, मान लीजिए पेंटिंग के बारे में, मिथिला पेंटिंग के बारे में जीआई टैग मिला हुआ, तो जी उसको पेंटिंग को बचा रहे। इसी से साउथ का बहुत सारे ऐसा स्थलाकृति जिसको जीआई टैग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, पर्यटन के स्प्रिंग ऑफ प्रभाव को पैदा करता था। मान लीजिए ताजमहल के संदर्भ में हम लोग विरासत के तौर पर दिए हुए हैं ना, तो लोग देखने आते हैं। उसी तरह बहुत से मंदिर है उसको भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, लोगों का आकर्षण बढ़ता है, विदेशी सैलानियों का आकर्षण बढ़ता है देखने के लिए। तब बहुत से लोगों को कड़कनाथ मुर्गा पसंद होगा, तो लोग ऑर्डर करेंगे। बहुत से लोगों को पेंटिंग पसंद होगा, टेराकोटा पसंद होगा, जो गोरखपुर का टेराकोटा है उसे मंगाया गया, उसे देखने ही डायरेक्ट आएंगे। तो इससे क्या होता है कि स्प्रिंग ऑफ प्रभाव बढ़ता है, लोग एक दूसरे से ब्रांडिंग करवाते हैं, रोजगार सृजित होता है, बहुत सी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध होता है। तो ये सब चीजें याद रखना है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, एक सेकेंड कहाँ चले गए वो नीचे जी आप, चलिए विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा, जीआई टैग मुद्दा याद रखिएगा। जब भी जीआई टैग की बात होगी उसमें WTO का ट्रिप्स मिशन की चर्चा होगी। तो ये ट्रिप्स मिशन नहीं, ट्रिप्स का चर्चा होगा, अर्थात विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं की भाग के रूप में देखा जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन
विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। WTO की स्थापना कब हुई, किस कमेटी के बाद हुई है या समिति के बाद हुई, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है और इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। चलिए ये सब उत्तर दीजिएगा। चलिए अब नोट याद रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन याद रखिएगा, एक उसके अनुच्छेद 1 और 2 से लेकर और 10 तक याद रखिएगा के तहत निर्णय में औद्योगिक संपत्ति, भौगोलिक संकेतक संरक्षण, बौद्धिक संपदाओं के बारे में चर्चा किया गया, तत्व को शामिल किया गया। अनुच्छेद 101 का 2 और अनुच्छेद 10 इसका पेरिस जो कन्वेंशन है उसको याद रखिएगा। ट्रिप्स समझौता जो 1995 एक न्यूनतम मानक समझौता है, अर्थात एक न्यूनतम मार्ग निकालता है जिसके आधार पर GI टैग को देने का प्रयास किया जाता है, या बौद्धिक संपदा के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल जो आपको बौद्धिक जो अधिकार है उसके संदर्भ में आपको चीजों को अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए के अनुमति देता है। वह चाहे वे हो तो भी दिया जाएगा, सदस्यों को कानूनी प्रावधान दिया जाएगा, अभ्यास के भीतर चीजों को प्रावधान उचित विधि निर्वहन करने की स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि इस ट्रिप्स समझौता के तहत 1995 के समझौता के तहत एक न्यूनतम मानक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसमें बौद्धिक संपदा दिया जाता है। जो बौद्धिक संपदा ये कहता है कि आप उस क्षेत्र के उस चीज पर अधिकार आपको प्राप्त है। ऐसी बौद्धिक संपदा के तहत GI टैग एक वर्ग है, उसमें भी GI टैग को दिया जाता है कि हाँ इस क्षेत्र इस उत्पाद का वास्तविक, जैसे बासमती चावल के बारे में हमेशा विवाद आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो उसका उत्पाद का बौद्धिक संपदा अधिकार किसे प्राप्त होगा ये डिसाइड कौन करेगा, WTO का ट्रिप्स समझौता जो आपको जो अनुच्छेद 1, 2 है और 10 है उसके संदर्भ में। तो यहाँ तक स्पष्ट मैं उम्मीद करता हूँ GI टैग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से चीजें कवर होगी, और कुछ अपडेट होगा तो हम लोग बात चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विकास और पर्यावरण के संदर्भ में संतुलन करने की चर्चा बार बार की जा रही है, और मैं पहले ही कई बार दफा कर चुका हूं कि वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की स्थिति को है। हम लोग पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को जल्द ही चीजों को सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसकी विपदाएं और भी अनेक रूपों में देखने को मिलेगी। हम लोग उस फेज से गुजर रहे हैं जहां समस्याएं विकट है और समाधान ढूंढने के लिए सभी संस्थाएं प्रॉपर है ना, बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रही है। वो UN की संस्था हो या भारत की विभिन्न संस्थाएं, बस लोगों को है ना भ्रम में रखा जा रहा है। समस्या यहाँ ये समझिएगा, हालांकि चीजों को उस संदर्भ में मत समझिए जिस संदर्भ में बातें कर रहा हूं। लगता तो है काम धरातल पर दिख रहा है कि हो रहा है, पर उसका वास्तविक आउटपुट नहीं निकाला जा पा रहा है। ये मैं कहने का अर्थ है, लगेगा कि सभी संस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से काम करें, जंगल बढ़ रहे हैं और भी नियम कानून बढ़ रहे हैं, पर वास्तविकता यह धरातल है कि हम जब उसका आउटपुट निकालना चाहेंगे ना, आउटकम बजट जिसे बोला जाता है, मान लीजिए आउटकम हम निकालना चाहेंगे तो शून्य देखने को मिलता है। नहीं तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आएंगी, सोच के देखिएगा, अगर सही चीजें होने लगेंगी तो। पर जो प्राकृतिक आपदाएं मानव जनित है ना, उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, उसको धीरे धीरे चीजों को कवर करके। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक टॉपिक दिया गया, इसे बेहतर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। आपको UPSC के मेंस में ये काम देगा, BPSC में काम देगा, UP PCS में काम देगा। इस टॉपिक पारिस्थितिकी और आर्थिकी और भी स्टेट PCS है जहाँ पे ये टॉपिक्स टैली कर रहा है, तो आप लोग इसे जरूर लिख लीजिएगा। पेपर आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे 300 अरब डॉलर सालाना अनुमति का नुकसान हो रहा है दुनिया को जैव विविधता के नष्ट होने पर। जलवायु परिवर्तन के कारण यह समस्या विकट हो रही है। 2019 का UN IPCC जो रिपोर्ट है उसका आकलन कहा गया, और मैंने इस रिपोर्ट की पहले भी चर्चा किया है, तो आप लोग को याद होगा, जहां तक मुझे लग रहा है याद रहना चाहिए, नहीं तो सभी लोग सोच के देखिएगा। 60% ज्यादा GDP प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मैंने आपको क्या बोला था कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं तो समस्याएं विकट होने वाली है। 1/3 GDP पौधे के तौर पर प्राकृतिक पर निर्भर है, और करीब इतनी ही GDP परोक्ष तौर पर आधारित है। इसी तरह 57% जो है ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संसाधनों पर निर्भर करती है। इसी तरह देखिए रोजगार के लिए मान के चले तो लगभग 40 करोड़ जो है नए रोजगार सृजित होते हैं 2030 तक।
प्राकृतिक आर्थिकी से प्राप्त होगा। साथ ही साथ 19.1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी के संदर्भ में बातें की गई है। उसी तरीके से 64% तक बढ़ सकती है किसानों की आय। विकासशील देशों में अधिक विधिवत तरीके से स्थानीय पारिस्थितिकी एवं आवश्यकताओं को निर्भर कृषि के क्षेत्र में किया जाए। तो ये सब चीजें देखिए डाटा है, आप लोग इसको यूज करना सीखिए। मैं आप लोग को कितनी दफा बताया हूँ किसी डाटा को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। इसी तरह 25 गुना बढ़ सकती है भारत की आय। तो ये सब पेरिस समझौते के संदर्भ में बातें की गई। लक्ष्य पाने के लिए दिशा में निवेश किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना अपने की नोट्स के तौर पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सब चीजें तो आप लोग सीखनी ही चाहिए। देखिए, सामूहिक अनदेखी का परिणाम है जोशी मठ में आई आपदा। तो ये क्यों है, तो इस पर चर्चा ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो जैसे जोशी मठ ऐसा नहीं कि केवल है ना सरकार ही इसके लिए जवाबदेह है, सरकार ही केवल इसके लिए कि नहीं सरकार को एक तरफे तरीके से हम लोग बोल दे कि तुम्हारी गलती है, तुमने कोई काम नहीं किया है। मानो इस प्रकार से अपने गतिविधि को बढ़ा रहा है ना कि हम अपने संसाधनों को कितना दोहन कर सकते उस उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए। अब मान लीजिए सरकार आज से नहीं बोल रही है, बहुत से रिपोर्ट इस पर बैठे हैं। मिश्रा कमेटी 1976 से, याद रखिएगा 1976 से इस पर चर्चा हो रही है कि जोशी मठ या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो आपदाओं से घिरा पड़ा है। उसमें है ना कार्य गतिविधि करना, उसी पर तड़का लगाने का काम सरकारी एजेंसियां करती हैं। सही तरीके से मॉडरेशन नहीं कर, सही तरीके से रेगुलेटिंग नहीं करती, तो लोगों का मन ना बढ़ जाता है, सीमित तौर पर दहन होता है। आपको याद होगा बहुत से ऐसे घटनाएं आपके आसपास घटी होंगी जहां पर मानव गतिविधि के अतिक्रमण ने क्या किया, समस्याओं को विकट कर दिया है। आप देखिएगा, सोच के देखिएगा, सरकार तो उसमें है ही परसेंटेज उसका योगदान, पर मानव गतिविधि हम लोगों का लोभ ने क्या कहां से कहां तक कर दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं, सभी व्यक्ति से महसूस करते होंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुल 5 वैज्ञानिक रिपोर्ट इस संदर्भ में 1976 से लेकर 2022 तक आई है। सोच के देखिए 5 रिपोर्ट, और सभी ने क्या कहा है, सभी ने सिर्फ भू धसावन की स्थिति को स्पष्ट किया बल्कि कारण और बचने के उपाय भी सुझाए थे, कैसे हम इसको बचाव कर सकते हैं उपाय। अब न जनता इसके लिए जागरूक हुई थी न सरकार ही, दोनों के अपने अपने मुद्दे थे। तो मुद्दा समस्या प्रकृति कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी भाई, आप लोग इस ढुलमुल रवैये को वो सिखा दी। तो चीजें समझिएगा, अब रोना रोया जा रहा है कि ये चीजें कराए जाएंगे, ये चीजें सही है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। ये सब चीजें चलिए एक तरफ से ठीक लगता है कि हाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित है तो पुनर्वास हुआ जा सकता है, पर ये मानव प्रवृत्ति जो कब तक रहेगी, जब तक हम अति दोहन कर चुके रहेंगे तब तक। आप अपने क्षेत्र में, मैं आपको कितना बार बताया था, कितने घरों में भूकंप रोधी आपको चीजें बनाई गई है, किसी के घर में नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ पैसे बचा के अपने और भी विलासिता भरी जिंदगी को जीने के लिए कुछ सामग्री खरीद सके, पर जो जीवन के लिए सबसे एसेट जरूरी है वो आप नहीं करें। कितने घरों में जल संचयन के लिए बना हुआ है उपकरण, जल प्राकृतिक जल को बचाने के, तो बाद में लोग रोएंगे कुछ वर्षों के बाद कि हमारे यहाँ जल का स्तर गिर गया, जल सूखा है। आप अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध है ही नहीं, पर अधिकारों के लिए मांग करते हैं। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कर्तव्य को महत्व दीजिए। जिस दिन व्यक्ति कर्तव्य पर महत्व देने लगा ना, समाज में बहुत सी कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी। आप उत्पीड़न देखते हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न देखते हैं, वो समाप्त होने हो जाएगा। असमानता देखते हैं, वो समाप्त होगा। इसी प्रकार से बराबरी और गैर भागीदारी देखते हैं, वो भी समाप्त होगा, केवल मौलिक कर्तव्यों के आने से। तो यह है ना, आपको जोशी मठ का जो घटना है वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला है कि मौलिक अगर कर्तव्य आप लोग को पता होता कि मेरी जवाबदेही क्या है प्रकृति के प्रति, तो आप लोग कभी ऐसा काम नहीं करते। या किसी अन्य क्षेत्र में हम बात करें, भारत के किसी क्षेत्र में, विश्व के किसी क्षेत्र में, तो इस चीज को समझेगा कौन, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। सभी तो यहाँ राजा ही बनना चाहते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए ये जो भूमि था, जो जोशीमठ का जो क्षेत्र था, मान लीजिए जोशीमठ का ये क्षेत्र है, ये क्या था, पेट्रोनिक जोन में था। अर्थात कहने का मतलब कि जिस प्रकार से भूकंपीय फ्रंट लाइन्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यहाँ पर जुड़ाव केंद्र कुछ प्लेटों का था, जो पृथ्वी का प्लेट होता है ना उसका जुड़ाव केंद्र था। इसलिए जब भी जुड़ाव केंद्र रहता है प्लेटों का, मान लीजिए एक प्लेट, मैं यहाँ पर वर्गीकरण कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा। एक प्लेट ऐसे रहा, ठीक है,
दूसरा प्लेट ऐसे रहा, ठीक। या तो इस संदर्भ में भी हम लोग देख सकते हैं, एक प्लेट ऐसे भी जा सकता है, ठीक। तो इसके संदर्भ में जुड़ाव केंद्र रहेगा, तो इस भूमि पर जो भी बना रहेगा आकृति ना, वो हमेशा इसी जोन में रहेगा। तो ये जो जोशी मठ का जो क्षेत्र था इसी जोन में था। तो इस पे रेड कलर का जो प्लेट था वो अपने स्थान से परिवर्तित होगा, या ब्लैक ब्लैक कलर का जो प्लेट स्थानांतरित उसमें इंच भर का सेंटीसेकंड का भी होगा, तो क्या होगा, इस क्षेत्र में इसी प्रकार के धसाव होंगे। तो यह जो है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा विश्व को कितने भौगोलिक प्लेटों में बांटा गया है, धरातल को, उसमें कितने सब प्लेट है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर ये दीजिएगा, भारत है ना किस भूकंपीय प्लेट में आता है, अर्थात प्लेट जो वर्गीकरण किया गया है उस प्लेट का नाम बताइएगा। और भारत का जो पूरा क्षेत्र है कितने भूकंप जोन में आता है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि नया चर्चा बता रहा हूँ। जितने स्टूडेंट है उसे बताइएगा भारत को कितने भूकंप जोन में वर्गीकृत किया गया है। आपका जो जिला, आपका राज्य है वो किस भूकंप जोन में आता है, इसे कम से कम याद रखिए। यहाँ तक क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो यही चर्चा किया गया कि हम क्या कर रहे हैं, अतिदोहन कर रहे हैं, उसके लिए जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उसको सुझाव को नहीं मानते। अति संवेदनशील क्षेत्र है तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अति संवेदनशील जोन जो है 5 में आता है यह क्षेत्र, तो उसके लिए मानक तय किए गए हैं। तो लोग मानक के अनुसार घर नहीं बनाते तो समस्या विकट होती है। तो यही है सबसे बड़ी समस्या, कि एडवाइजरी जारी की जाती है सरकार के द्वारा कि हाँ आपका जोन 5 में आता है, जोन 4 में आता है, मान के चलिए, तो भाई आप घर के मानक बनाने के ऐसे हैं, जो भी मानक है ABCD कोई भी मानक हो सकता है, यह बनाने मानक है आपके लिए। तो क्या उन मानकों को सभी लोग प्रयोग में लाते हैं अपने घर बनाने के तौर पर या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने? नहीं। तो समस्या जब विकट हो जाती है, और सरकार की एजेंसियां भी इसे भी कड़ी नहीं करती। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, ठीक ना, अमेरिका को ले लीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अमेरिका को उदाहरण ले लीजिए या ब्रिटेन या कोई भी कंट्री को, उधर जो यूरोपियन कंट्री में है, वहां पर पता है घर कैसे बनता है? घर बना रहे तो पहले जमीन का एलोकेशन देखा जाता है, जमीन क्या आपको घर बनाने लायक है या नहीं, पहला स्टेज पर। उसके लिए अधिकारी आके एलोकेशन करेंगे। दूसरा, घर का बेस तैयार कर रहे हैं तो फिर एक अधिकारी आके मॉनिटरिंग करेगा। तीसरा, जब घर के बाद आप ग्राउंड ग्राउंड लेवल तैयार कर जाते हैं दीवार खड़ा करने के लिए, तो दीवार जब खड़ा होती है ना, दीवार को भी देखने के लिए, एक मैनेजमेंट करने के लिए एक अधिकारी आएंगे, और सभी अपने अपने कार्य समय पर करते हैं। उसके बाद आपको क्या करेंगे, जब आप छत के लिंटन तक पहुंचेंगे फिर मैनेजमेंट किया जाएगा, अर्थात उसका ढलाई जब तक आप छत नहीं बना लेते तब तक मैनेजमेंट किया जाएगा। सभी आंकड़े को देखा जाता है, मानक को देखा जाता है कि घर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं उसके लिए सभी मानकों का प्रयोग किया गया है नहीं, उसको लागू किया गया है नहीं। अगर किसी भी एक को नहीं लागू किया तो आपको समय देगा, उसे लागू करिए, नहीं तो उस अवैध घोषित कर देता है। तो क्या भारत में ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है? तो अगर सोच के देखिएगा, यहाँ पर अगर सरकार ऐसी कर दे तो सरकार का ही विरोधी हो जाएगा, सरकार बोलेगा जनता हित में काम नहीं कर रही है, और जब इस प्रकार के आपदाएं आएंगे तो सरकार को ही दोषी दिया जाएगा। तो जवाबदेही सबसे पहले अब जनता को लेनी होगी। अगर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, सबसे पहला प्रभाव हम जैसे जनताओं पर, आम जनताओं पर होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी रेगुलेशन है उसके लिए सबसे पहले हमें अपने उस स्तर पर जाकर उसे फुलफिल करना। इसके लिए समस्याएं बहुत हो सकती है, सरकार इसके लिए लोगों के पास जो मानक तय करने के लिए समस्या, धन का आवंटन, धन इस प्रकार से समस्याएं, वित्त की समस्याएं हो सकती है। तो इसके लिए सरकार स्टेज कुछ और भी ले सकती है, सहयोग कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, तो चीजें सस्ते दरों पर ब्याज दिया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। इन सब चीजों को करने के लिए तो समस्या यही है कि सरकार और जनता को आपसी सहमति के संदर्भ में चीजों को करना चाहिए। अब देखिए, आप भूटान की खुशहाली की कहानी आप सुनिए। भूटान में इस प्रकार से कैसे खुशहाली, विश्व का सबसे खुशहाल देश माना जाता है ना भूटान को। तो इसके लिए कुछ मानक बताए गए हैं, तो इसे आप लोग देखिए, सरकार का स्तर पर प्रयास जरूरी है। तो सभी चीजें आप लोग को यहाँ दिया गया है, बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को कवर किया गया है।
ऐसा भी विकास के राह हो सकते हैं। कृषि और पशुधन के साथ उपभोक्ताओं उत्पादों से जुड़ी कंपनियां, नफा नुकसान के गणित को समझने की जरूरत है। ये सब चीजें आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है जवाबदेही तंत्र विकसित करे न्यायपालिका। देखिए जो चीजें मैंने आप लोग को पॉलिटी क्लास में बताया था, जो भी चीजें बताया था आप पढ़े होंगे। साथ ही दैनिक जागरण के बहुत से न्यूज में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, तो उसके ही निचोड़ को यहाँ बताया गया है, जिस पर मैं कुछ बिंदु पर चर्चा कर दूंगा ताकि आप लोग इस चीजों को समझ जाए और देख लें, और बाकी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान का जो भारत के लोग से प्रारंभ होता है, तो भारत लोग इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। इसमें लोगों के संपन्न या भारत संविधान विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति संपन्न बनाने के लिए उसके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, है ना। मैंने बताया भी था, आप लोग जानते भी होगी। उत्तरदायित्व निर्धारित करता है किस संदर्भ में? आर्टिकल 50 के संदर्भ में तीनों के अपने क्षेत्र को बताया गया है ना। उसके बाद मर्यादा के बारे में बात की गई, सभी के साथ मर्यादा। अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च बताया गया। दैनिक जागरण आपको क्लास में भी बताया था, ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता है, पर भारत में क्या, भारत संविधान की सर्वोच्चता है। पर यहाँ पर न्यायपालिका को है ना स्वतंत्र रूप से इसको बताया गया आर्टिकल 50 के अंतर्गत। यहाँ पर कार्यपालिका प्लस विधायिका एक साथ रहेगी, पर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। पर तीनों में कौन बेहतर है? आपको संविधान हमारा सर्वोच्च है। यहाँ भारत का कॉन्सेप्ट यह है, यही आपको यहाँ बताया गया है। पर यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले ही, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आपको जो था उसको अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, केवल इस मात्र से कि उसमें कुछ एक कार्यपालिका के अंग उसमें शामिल हो रहे थे। आपको मैंने क्या बताया था कुछ दिन पहले ही, अति जनवाद के संदर्भ में या अतिशयोक्ति के संदर्भ में न्यायपालिका कभी कभी एक तरफा निर्णय ले लेती है, जो कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। विधायिका के कार्य शक्ति का हनन करती है। कुछ दिन पहले ही वीडियो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में आप लोगों को कवर किया है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले वीक के जाके वीडियो में देखिएगा, लाइव क्लास के आपको सेशन में मिल जाएगा, तो या दैनिक जागरण का प्लेलिस्ट में मिला होगा, वहां पर अपलोड किया हुआ, आप जो जाके देख सकते हैं किस प्रकार की समस्याओं का चर्चा मैंने किया था। याद होगा मैंने आप लोगों को चर्चा इसमें किया था कि किस प्रकार के मौलिक चीजों को प्रभावित कर रहा है एनजेएससी का, अर्थात न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में। तो बहस जारी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के विधायिका और न्यायपालिका के कार्य शक्ति के संदर्भ में आपको सीमा का उल्लंघन देखने को मिल रहा है ना। तो मैंने उस दिन भी चर्चा किया था, बताया था कि अनुच्छेद 368 के संदर्भ में संशोधन शक्ति जो है सीमा नहीं है। इसी अनुच्छेद के निस्सरण शब्द आया है, और यहाँ पर डीडी बसु ने लिखा है कि 368, डीडी बसु का नामी गिरामी विधिवेत्ता, उनके द्वारा 368 के अधीन संशोधन में संविधान के किसी भी उपबंध के निस्सरण सम्मिलित है। अर्थात निस्सरण संबंध कहने का मतलब यह होता है, या सार्वन उपबंध में मैंने चर्चा किया था, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सार्वन उपबंध उनमें आते हैं जब संविधान के कुछ आधिकारिक लक्षण है, और किंतु न्यायालय द्वारा घोषित उन आधिकारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संविधान संशोधन संविधान की आधिकारिक संरचना में परिवर्तित करता है, तो न्यायालय उसके शक्ति बाह्यता आधार पर शून्य करार देने का पात्र होगा। इसके लिए सार्वन तत्व भी उपलब्ध है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किस क्षेत्र में जाके आपको विधायिका को क्या प्राप्त है, कि आपको निस्सरण शब्द का उपयोग किया, किस अधिकार तक वो पूर्ववर्ती चीजों को लागू कर सकता है या समाप्त कर सकता है, ये भी प्राप्त है। तो दोनों में चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि न्यायालय भी अपना काम करे, कार्य विधायिका भी अपना काम करे, दोनों भी अपने सीमाओं का उल्लंघन न करे। इसलिए न्यायालय, हमारा संविधान इसे इस प्रकार की शक्ति देता है। मैंने उस दिन चर्चा किया था। और देखिए आधिकारिक सूचियों का मैंने चर्चा किया था मूल ढांचे के संदर्भ में, कि मूल ढांचा निश्चित नहीं किया गया, वो समय समय पर विकसित होगा। और कुछ चीजों के बारे में मैंने चर्चा किया था ना, याद होगा क्लास में, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैंने सब चीजों की चर्चा नहीं की थी। संप्रति संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि का शासन हो चाहिए, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति केशवानंद भारती वाद के बाद उभरा है।
परिसंघ विभिन्न वादों में आया, परिसंघवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मध्य संतुलन की स्थिति को लगभग आदि 25 ऐसे बिंदु जिसको इस सूची में शामिल किया गया था, मूल ढांचे में अब तक शामिल किया गया। मैंने क्लास में क्या पॉलिटिकल क्लास में, और नहीं जिन्होंने नहीं देखा है तो पॉलिटिकल क्लास जाइएगा। आप कहाँ देखना, प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में इस सब की चर्चा की गई है। तो आप लोग चीजों को कवर कीजिए, वही सब देखिए, स्ट्रक्चर वही है, बस उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग कर दिया गया है, बस ध्यान रखिएगा। और मैंने उस दिन बताया भी था आपको कि आने वाले समय में कौन सा मूल ढांचा होगा, यह तभी तय होगा जब संविधान का जो है ना व्याख्या किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अब ये सब चीजों को समझिएगा कि जब इस प्रकार से चीजें अस्पष्ट हो जाती है ना, तो लगेगा ही ना किसी को। मान लीजिए अब आपका उपनाम हटा दिया जाए, मान लीजिए आपका जो सर नेम है वो हटा दिया जाए, तो आप कभी स्पष्ट तौर पर समझे आ सकते किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं या किस वर्ग से आते हैं, ये कभी पता लगा सकता है। आप इंडिविजुअल एग्जिस्ट कीजिएगा ना, तो समस्या ये होगी कि समस्या आपको आरक्षण के संदर्भ में समस्या हो जाएगी, आपको आरक्षण किस संदर्भ में देना है। जब तक आप इस सब चीजों को नहीं देखिएगा, नहीं लागू कीजिए, कैसे आप बता पाइए कि हम इस क्षेत्र का आरक्षण प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो भी चीजें दी गई हैं, विधि के शासन या भी मौलिक अधिकार जो भी आपको मूल ढांचा मिला है, तो वो जब समय के साथ आएगा, समय के साथ कुछ भी आ सकता है ना। न्यायपालिका बोल देगी कि अब ये भी मान सकती है न्यायपालिका, मान लीजिए जो बजट प्रस्तुत कर रहा है वो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। तो बताइए विधायिका कैसे लाएगी इस चीज को, बजट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को मूल ढांचा अगर लागू कर देती है, तो यह समस्या यही हो जाएगी कि हमें एक सीमा तय करनी होगी कि न्यायपालिका इस मूल ढांचा को कहाँ तक विस्तृत कर सकती है या विधायिका इस मूल ढांचा में कहाँ तक काम कर सकती है। तो यही विवाद का मुद्दा है, इसे समझने की जरूरत है। और जहाँ तक चीज़ों को समझा जा सकता है जिन चीज़ों पर, तो जल्द ही मैंने आपको बताया था, जल्दी एक बैठक होगी जिस पर इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपसे सहमति बनाया जाएगा। यहाँ दो लोगों का विचार जरूर जानिएगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है और एक आपको भीमराव अम्बेडकर जी का विचार है। और दोनों ने यह बोला है कि हमें है ना न्यायिक व्यवस्था में संशोधन व्यवस्था ऐसी विकसित करनी है जहां पर संतुलन की स्थिति कायम हो सके। इनके बाद इनके चीज़ों से भी समझा जाएगा और भीमराव अम्बेडकर की चीज़ों से भी समझा जाएगा। जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझ जाना चाहिए संविधान के प्रति असंतोष में जनता उसके साथ नहीं है। अर्थात यहाँ बात की गई है संवैधानिक, आपको स्पष्टता की बात की गई है। अब यहाँ पर न्याय जवाहरलाल नेहरू बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है कि संविधान इतना कठोर होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय विकास के सामर्थ्य को बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूल न किया जा सके और संविधान निर्माताओं के परिसंघ परिणाम के प्रभावित करने में भी यह चीजें अपना सरल उपबंध किया जा सकता है। अर्थात न ही उपबंधों में संशोधित किए जाने सरल उपबंध हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमारे संविधान का जो नेचर है कठोर और नरम है ना, उसके बीच के संतुलन को स्थापित करना है। तो ये दोनों आपको चीज़ों से यही समझ में आएगा कि जो आर्टिकल दिया गया है, जो आप लोगों को क्लास में कवर किया गया है, आपको याद होगा मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व में मैंने इन सब चीज़ों को चर्चा किया हो, तो उन सब चीज़ों को जाकर देखिएगा कि क्या उन सब चीज़ों को कवर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अंत में समस्या यहाँ यह है समझने के लिए कि न्यायपालिका अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है, कार्यपालिका भी विधायिका भी अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सत्ता और सत्ता के अभ्यास में वही जीतेगा जो उसका वास्तविक द्योतक है, जिसके पास चीज़ों को मॉडरेट करने की शक्ति है। अब मान लीजिए विधायिका, ऐसे बहुत से विवाद मैंने बताया था ना, न्यायपालिका ने वर्डिक्ट निकाला, कुछ नियम निकाला, उसके बाद विधायिका ने क्या किया, उसके विरुद्ध संशोधन करके एक लॉ एक्ट लाया, अधिनियम लाया, फिर उसके बाद न्यायपालिका उसे संशोधन करने का प्रयास की। इस प्रकार के सत्ता का अभ्यास का खेल चलता रहेगा जब तक इन सब चीज़ों के लिए हम एक अस्थायी समाधान तंत्र विकसित न कर ले। तो वेट एंड वॉच करेंगे आगे आने वाले समय में
ताकि चीज़ों को कवर किया जा सकता है। वीडियो एनालिसिस इतना ही, बस एक आप लोग को याद रखना, नीचे आ जाएंगे, अमेरिका की गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स। आपको इस टॉपिक से पीटी फैक्ट निकाल लेना है। जहां पर देखिए मिस यूनिवर्स बनी है, इससे पहले भारत की थी, भारत के हरनाज सिंधु, तो इनको मिस यूनिवर्स का ताज दिया गया था। इस साल का क्या हुआ, बॉनी गैब्रियल, बॉनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। याद रखिएगा, डिजाइनर फैशन डिजाइनर है और ये अमेरिका के टेक्सास प्रांत की फैशन डिजाइनर है, याद रखिएगा। और एक चीज इनके साथ रखिएगा, यह क्या गैब्रियल मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली फिलीपींस मूल की पहली अमेरिकी है। यह कहाँ इनका मूल है, जैसे भारतीय मूल बोला जाता है, वैसे ही फिलीपींस मूल की है। तो आपको प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, जो गैब्रियल है किस मूल की नागरिकता प्राप्त वो व्यक्ति है, तो फिलीपींस मूल की अमेरिकी नागरिक है। अर्थात इनका ओरिजिन, इनके माता पिता या उसके पूर्वजों का ओरिजिन क्या रहा होगा, फिलीपींस देश। अब फिलीपींस कहाँ है, चलिए बताइएगा। फिलीपींस की राजधानी कौन है, वर्तमान में उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है संगठन, वो बताइएगा। चलिए धन्यवाद, यहाँ तक। हम लोग फिर कल मिलेंगे, और जो प्रश्न पूछा गया है शुरू में उसको देने का प्रयास कीजिएगा, उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो दो प्रश्न पूछा गया है, एक 2015 का प्रश्न है और एक 2018 का प्रश्न है, यूपीएससी के प्रश्न। ऐसे ही स्टेट पीसीएस वाला भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसे शामिल किया जाएगा आने वाले समयों में। आपको वीडियो एनालिसिस कैसा लगा, उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। क्लासेज स्टार्ट है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब 9-11 बजे से क्या क्लासेज होंगी, जीएस, आपको जीएस बूस्टर क्लास होने वाला, जीएस कैप्सूल का, वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।